चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्री मंत्रा में। मेरा नाम है ऋषि शर्मा और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे अपने सेशंस में इफ़को एजीटी के प्रैक्टिस सेट को लेके यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही हमने प्रीवियस डे यानी कि कल हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स को सीखा जाना। और क्वेश्चंस का जो लेवल था, डायनेमिक लेवल, जिसके मतलब जिस कॉन्सेप्ट पे पेपर बन रहे हैं आपके एक्चुअल एग्जाम के, उसी पैटर्न पे पूरे क्वेश्चंस को रख के आपका प्रैक्टिस कराया जा रहा है, ताकि ये सारे जितने भी सेशन हैं ये आपके एग्जाम को फाइनल टच देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए। जितने लोग कल जुड़े थे उससे ज़्यादा संख्या आज होनी चाहिए। और फटाफट से जितने लोग जुड़ चुके हैं वो चैनल को लाइक कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। जितने लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके जाएंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे आज अपने पहले क्वेश्चन के साथ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या क्या कहता है, कैसे कहता है। मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन। यहाँ पे रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन की बात हो रही है। कहाँ पे, किसके रिस्पेक्ट में? ओवर अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन। आपसे क्वेश्चन में सीधा सीधा यहाँ पे बीओडी के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में? बीओडी के बारे में, जिसे हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं ओवर अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर। उसके लिए स्पेसिफिक टाइम का वो एक टाइम पीरियड लेते हैं और एक सर्टेन टेम्परेचर पे उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वो जो डिमांड होती है, ऑक्सीजन रेट होता है, उसको हम कैसे मेज़र करते हैं? उसे हम बीओडी के रिस्पेक्ट में मेज़र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स टुक प्लेस ऑन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कॉमर्शियल बैंक्स का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। एक बार फिर से जितने भी साथी जुड़ चुके हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रीमियर का आनंद ले सकें। अपने क्वेश्चन और आंसर फटाफट से चैट में लिखते जाइए। जितने भी आंसर आपसे बनते हैं, सही गलत जिस भी टाइप के, आप लिखते जाया करिए, ठीक है। प्रीमियर के बाद जो लोग देखा करें वो कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर मेंशन किया करिए। कोई भी डाउट बनता है आप बेझिझक होकर लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक टुक प्लेस ऑन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इस गाइस जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे, ठीक है। 19 जुलाई 1969 को। और कितने बैंकों का हुआ ये भी आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे 14 बैंक्स का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों कौन थी ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के अंडर में ये सारा काम हुआ। तो इंदिरा गांधी जी का नाम उस टाइम की वो प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। द इंसेक्ट्स एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड बिकॉज। यहाँ पे इंसेक्ट्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम से एक क्वेश्चन निकाल के आपको दिया गया है कि उनका जो एक्सक्रीट होता है वो यूरिक एसिड होता है। उसका वजह आपसे पूछा गया है। तो इन चारों स्टेटमेंट में से जो आपको सही स्टेटमेंट लग रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या होना चाहिए, और जो आपका ऑप्शन होना चाहिए वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होना चाहिए क्वेश्चन के, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन जो होते हैं वो आसपास के होते हैं, बट थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, वहाँ पे मोस्टली चीज़ आपसे पूछता है कि सबसे एक्यूरेट आंसर वहाँ पे कौन सा होगा। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंसेक्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। और इसीलिए यूरिक एसिड प्रोडक्शन करने की वजह से, एक्सक्रीट करने की वजह से इनको यूरिकोथैलिक ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ये यूरिकोथैलिक ऑर्गेनिज्म के नाम से जाने जाते हैं जो टॉक्सिक अमोनिया को यूरिक एसिड में चेंज करके फिर उसे एक्सक्रीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसे हम NBFGR भी कहते हैं, वह कहाँ स्थित है आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन मेरे बनाए हुए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि NBFGR कहाँ स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ में, ठीक है। अगर इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो दिसंबर 1983, ठीक है, दिसंबर 1983 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। स्टार्टिंग में इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बाद में 1999 में यानी कि 1999 में ये शिफ्ट हो गया लखनऊ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाई ए क्रॉप ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ क्रॉप इन द फील्ड इज कॉल्ड एज। अगर एक क्रॉप के पूरे लाइफ साइकिल की बात करें
इंटायर पीरियड की बात करें, यानी कि सोइंग से लेके उसके हार्वेस्टिंग तक, तो उसके पूरे लाइफ में जो टोटल डेप्थ ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या टर्म देते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है, डेल्टा कहते हैं टोटल डेप्थ ऑफ वाटर को, और इसे हम मेज़र किस में करते हैं? सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ पे आपको देता चलूँ, कोर वाटरिंग यहाँ पे एक टर्म आया है। तो किसी भी क्रॉप को जो पहली बार सिंचाई दी जाती है, पहली बार पानी दिया जाता है, तो उसको हम क्या टर्म देते हैं? कोर वाटरिंग कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप? ध्यान रखिएगा, ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप की बात हो रही है और स्टेट आपके सामने मेंशन है बिहार, पंजाब, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश, एज वेल एज ग्रोज वेल ऑन एल्कलाइन एंड वाटर लॉग सॉइल। तो सारा जो क्वेश्चन का खेल है वो यहाँ इन दो वर्ड्स में है, एल्कलाइन और वाटर लॉग्ड में, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि 4 स्टेट का नाम दिया है आपके सामने, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में ग्रीन मैन्योरिंग मोस्ट वाइडली यूज होती है, बट उसके साथ ही साथ ये एल्कलाइन और वाटर लॉग सॉइल्स में भी इसका प्रोडक्शन, इसका ग्रो बहुत बढ़िया होता है। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना, और यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि काउपी जो है, जैसे हम लोबिया या फिर किडनी बीन के भी नाम से भी जानते हैं। उसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछा जाता है, इसे हम वेजिटेबल मीट के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, वेजिटेबल मीट के नाम से भी जानते हैं काउपी को। तो ये एज अ फॉडर, एज अ वेजिटेबल, एज अ पल्स एंड एज अ ग्रीन मैन्योर यूज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर ऑफ पल्स लेग्यूम्स, ओयल लेग्यूम्स एंड फॉडर लेग्यूम्स? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, कितना टेक्निकल क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है कि विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, तो है, बट किसके किसके लिए? पल्स लेग्यूम के लिए भी, ऑयल लेग्यूम के लिए भी और फॉडर लेग्यूम के लिए भी। तो तीनों के लिए एज अ बायो फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइजोबियम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तीनों प्रकार के लेग्यूम में आपकी कोई भी क्रॉप आ जाए, लेग्यूमिनस कोई भी क्रॉप आ जाए, अगर आपसे बायो फर्टिलाइज़र पूछा जा रहा है तो वहाँ पर आप पहली दफ़ा राइजोबियम अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप राइजोबियम आँख बंद करके लगा देंगे। ये सबसे सिंपल सा ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे। विच अथॉरिटी या फिर बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट is set up by the government of India for providing technical and financial support for creation of post harvest infrastructure of horticultural crops in India? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि भारतीय सरकार के द्वारा, कौन सी अथॉरिटी या फिर बोर्ड या फिर किस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया है जो कि क्या करती है? टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करती है। किस चीज़ के लिए? पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है। बिल्कुल बहुत जल्दबाजी में सबको ये आंसर दीजिए, सही गलत जैसा भी आंसर आ रहा हो आप फटाफट से देते जाइए। बहुत बिल्कुल जोश और उत्साह जो स्टार्टिंग में रहता है सेशन के, वो लास्ट तक पूरा बनाए रखा करिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एपिडा, जिसे हम एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अथॉरिटी बनाई गई है, जो कि फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देती है किसे? पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, ठीक है। अगर इसके संगठन की बात करें तो दिसंबर 1985 है ना, दिसंबर 1985 में एपिडा एक्ट के पारित होने के बाद एपिडा को एज अ अथॉरिटी भारत में इस्टेब्लिश कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद इसका जो मेन डील होता है वो किसके किसके साथ होता है? फ्रूट्स वेजिटेबल प्रोडक्शन के साथ होता है। जो मीट और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं उसके साथ होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इसका भी ये मॉनिटरिंग करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कल्टिवेबल एरिया इन इंडिया इज प्रेजेंटली अंडर फॉडर प्रोडक्शन? यानी कि कुल कल्टिवेबल एरिया में से कितना परसेंट भाग जो है वो फॉडर प्रोडक्शन, ठीक है, फॉडर प्रोडक्शन के अंतर्गत इस समय आता है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है। फटाफट से सभी लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। बहुत ही अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं एक के बाद एक। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लेस देन 4.5%, ठीक है, 4.5%। यानी कि अगर इसके हम एरिया की बात करें तो लगभग 8.6,
ध्यान रखिएगा 8.6 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है प्रेजेंटली, यानी कि इस समय, और ये भी डेटा किसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेटा है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, IGFRI के थ्रू, जो कि झांसी यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसके द्वारा निकाला जाता है डेटा ये हमेशा। तो उसके अकॉर्डिंग 8.6 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है इस समय टोटल कल्टिवेबल एरिया का जो हिस्सा है वो फॉर्डर प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करेंगे। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड टुक प्लेस इन 1982। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1982 में हुआ। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में आपसे जानना क्या चाहता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था नाबार्ड के इस्टेब्लिशमेंट को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फटाफट से सभी लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। 1982 में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, समझ में आता है। किस कमिटी के रिकमेंडेशन से हुआ, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि शिव रमन कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद नाबार्ड इस्टेब्लिश हुआ था। और जो इस्टेब्लिशमेंट आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है 12 जुलाई 1982, 1982, ठीक है। और बलवंत मेहता कमेटी, यहाँ पे एक नाम दिख रहा है सामने ऑप्शन में, तो ये 3 टियर सिस्टम, ठीक है, पंचायती राज के 3 टियर सिस्टम के लिए ये कमेटी रिस्पॉन्सिबल है। और उसके बाद जो 2 टियर सिस्टम आई थी पंचायती राज की, उसके लिए आपको ध्यान रखना है, उसके लिए अशोक मेहता कमेटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइस हाइब्रिड वेराइटी हैव सुपर फाइन ग्रेन। एक पॉइंट आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। सुपर फाइन ग्रेन, एरोमेटिक होना चाहिए, और मैच्योर कितने दिन में हो रहा है, 120 to 125 डेज। अच्छा, उसके बाद दूसरी शर्त सुनिए क्या कह रहा है, सुटेबली कल्टिवेटेड इन हरियाणा, दिल्ली एंड उत्तराखंड। यानी कि एक क्वेश्चन में कितने सारे पॉइंट्स आपके सामने क्वेश्चन में रखे गए हैं, सिर्फ आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही आपके सामने आजकल रखे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको बताना है कि सुपर फाइन ग्रेन्स होते हैं, एरोमेटिक यानी कि सुगंधित होता है, और मैच्योर कितने दिन में हो रहा है, मैच्योरिटी पीरियड कितना है, 120 to 125 डेज। और अगर एरिया की बात करें तो हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड के लिए सबसे सुटेबल वेराइटी है पैडी की, यानी कि राइस की। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पूसा RH10, जिसे हम पूसा राइस हाइब्रिड 10 के नाम से भी, या फिर जिसे PRS10 के नाम से भी, PRS10 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी और क्या खासियत बातें हैं, ये फर्स्ट एरोमेटिक बासमती हाइब्रिड है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट एरोमेटिक बासमती हाइब्रिड है PRS10, जो कि रिलीज़ हुई थी, कब हुई थी ये भी आपको ध्यान रखना है, 2001 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करेंगे। पूसा अरुणिमा इज एन इम्प्रूव्ड हाइब्रिड वेराइटी रिलीज्ड बाय IARI न्यू दिल्ली ऑफ। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पूसा अरुणिमा जो कि रिलीज़ हुई किसके द्वारा, IARI नई दिल्ली के द्वारा, ये इनमें से किसकी सबसे उन्नत किस्म है, आपको इस क्वेश्चन में इसका सही आंसर बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा, मैंगो, ठीक है। मैंगो की पूसा अरुणिमा एक उन्नत किस्म है जो कि आम्रपाली और सेंसेशन के क्रॉस से मिलकर बनी हुई है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, 2002 में ये रिलीज़ हुई थी IARI के थ्रू, ठीक है। तो जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको देता चल रहा हूँ, मानता हूँ रैपिड फायर सेशन है, इसलिए थोड़ा सा मुझे स्पीडली लेके चलना पड़ रहा है चीज़ों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करेंगे। द लार्वी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट ऑफ सोरगम कट ग्रोविंग पॉइंट्स एंड कॉज डेड हर्स टू द प्लांट। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा लार्वी, पेस्ट का कौन सा लार्वी सोरगम में कट ग्रोइंग पॉइंट्स पे कट करता है, उसके साथ ही साथ डेड हर्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, और किसके अटैक का सिम्टम है ये भी आप ध्यान रखिएगा, स्टेम बोरर, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रैंक्ड फर्स्ट इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे तो नोट करना आपको बिल्कुल बनता है, ठीक है, याद रखिएगा अपने एग्जाम तक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रैंक्ड फर्स्ट इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन। फूड ग्रेन प्रोडक्शन में कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। मैं आपको 2020 तक का डेटा आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। 2020 तक का डेटा आप मॉडिफाई करके मुझे बताइएगा कि न फूड ग्रेन प्रोडक्शन में किस राज्य का स्थान पहले पे है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं, और जब सही आंसर आता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में नंबर 1 होने के साथ ही साथ वीट के प्रोडक्शन में भी, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, वीट के भी प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश का रैंक
फर्स्ट पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हीट इंडेक्स दैट कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट व्हेन अ क्रॉप रीचेज एट मैच्योरिटी। इनमें से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा हीट इंडेक्स है जो कि क्रॉप की मैच्योरिटी को प्रेडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप सही आंसर कर जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है। बिल्कुल, यहाँ पे सी ऑप्शन कुछ लोग बता रहे हैं। तो ग्रोइंग डिग्री डे, जिसे हम हीट यूनिट कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन आपके सामने घुमा के रखा गया है। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन नहीं पता होगा, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आप सभी को कि नोट कर लीजिए जो चीज़ें आपको नहीं मिलती हों। ठीक है, हीट इंडेक्स की बात हो रही है, जिसे हम हीट यूनिट कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। वो क्रॉप की मैच्योरिटी जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसको प्रेडिक्ट करने के लिए कि उसकी मैच्योरिटी स्टेज आ गई है या अभी आनी बाकी है। ठीक है, तो ये एक हीट इंडेक्स होता है जिसे हम ग्रोइंग डिग्री डे के नाम से जानते हैं, और इसका एक और नाम जो मैंने अभी कहा आपसे, हीट यूनिट कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। ये टेम्परेचर और ग्रोथ के बीच एक लीनियर रिलेशन को शो करता है। ठीक है, याद रखिएगा किसके किसके बीच, टेम्परेचर एंड प्लांट ग्रोथ के बीच एक लीनियर रिलेशन को शो करता है। चलिए 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज द एवरेज मिल्क यील्ड ऑफ साहिवाल ब्रीड ऑफ कैटल। आपके सामने बहुत ही इजी क्वेश्चन, उम्मीद है बहुत सारे लोगों का इसका सही जवाब आएगा, पता होगा। बिल्कुल, यहाँ ए ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3150 kg प्रति लैक्टेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। ब्राउन मैन्योरिंग इज अ डायनेमिक प्रैक्टिस रिलेटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। ब्राउन मैन्योरिंग, ठीक है, ब्राउन मैन्योरिंग इनमें से किस फसल से संबंधित है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्राउन मैन्योरिंग जो प्रोसेस होती है, जो एक प्रैक्टिस होती है, वो होती क्या है, फिर तो इसका आप आंसर कर पाएंगे। एक्चुअली ये ब्राउन मैन्योरिंग की जो प्रोसेस है वो इस्तेमाल की जाती है पैडी में। पहले तो आप ये जान लीजिए, तो पैडी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब ये होती क्या है ये भी आप समझिए। होता क्या है कि पैडी को हम कभी कभी ढैंचा के साथ, ठीक है, ढैंचा के साथ ग्रो करा देते हैं 25-30 दिनों के लिए, ज़्यादा नहीं, 25 से 30 दिनों के लिए। करना क्या रहता है, पैडी को हम लाइन सोविंग में करते हैं, यानी कि राइस की लाइन सोविंग करते हैं। उसके बाद 20 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, ठीक है, क्या दर रखनी है, 20 kg प्रति हेक्टेयर की रेट से हम ब्रॉडकास्ट कर देते हैं ढैंचा के सीड्स को। और 25 से 30 दिनों बाद क्या करते हैं हम, 2,4-D की सहायता से, किसकी सहायता से, 2,4-D की सहायता से हम जो ढैंचा के प्लांट होते हैं उसको हम नष्ट कर देते हैं। और नष्ट करने के बाद जो प्लांट के अवशेष रह जाते हैं फील्ड में, वो मैन्योर के रूप में काम करते हैं। इसलिए इसको क्या टर्म दिया जाता है, ग्रीन मैन्योरिंग। ये पूरी प्रोसेस क्या होती है, ग्रीन मैन्योरिंग, जो कि पैडी में अपनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ई पशुधन हार्ट पोर्टल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करंट अफेयर से निकाल के दिया गया है आपको। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ई पशुधन हार्ट पोर्टल। ई पशुधन हार्ट पोर्टल के संबंध में कौन सा कथन जो है वो यहाँ पे सही है, आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये पोर्टल जो है एक क्रूशियल रोल प्ले करता है डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ ब्रीड्स के लिए, बिल्कुल सही है। उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन कह रहा है हमसे, दिस पोर्टल यूज्ड फॉर कनेक्टिंग ब्रीडर्स एंड फार्मर्स ऑफ इंडिजिनस ब्रीड, बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही है। द इन्फॉर्मेशन आर गिवन रिगार्डिंग लाइव एनिमल सीमेन डोजेज एंड एम्ब्रियोज, बिल्कुल ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। और अगर ई पशुधन हार्ट पोर्टल की बात करें तो www.epasuhart.gov.in जो है इस पोर्टल को दिया गया है, और सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके ऑप्शन में दे दी गई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर सोल्यूबल K2O प्रेजेंट इन MOP, यानी कि म्यूरेट ऑफ फॉस्फेट में K2O परसेंटेज कितनी होती है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ ऑप्शन डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 60%। ठीक है, कितना होता है, 60% होता है, 60% होता है। और इसी के साथ इसे हाईएस्ट पोटेसिक फर्टिलाइज़र भी कहते हैं। हाईएस्ट पोटेसिक फर्टिलाइजर इसलिए क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा 60% K2O की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। इन विच सिस्टम ऑफ फार्मिंग इंटीग्रेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स अलॉन्ग विथ पास्चर एंड और एनिमल मैनेजमेंट विद ट्रीज टेक प्लेस। ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, पहले समझना है कि कैसा कैसा क्वेश्चन में कह रहा है। कभी कभी जल्दबाजी में हमसे क्या होता है, गलतियां हो जाती हैं। बट क्वेश्चन को मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, क्वेश्चन को आप कम से कम 2 बार एटलीस्ट पढ़िए, उसके बाद ही उसे आंसर करिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि किसका किसका इंटीग्रेशन है, फील्ड क्रॉप का है अलॉन्ग विथ पास्चर, और क्या है, एनिमल मैनेजमेंट विथ ट्रीज। तो फील्ड क्रॉप आ गया यानी कि एग्री आ गया, पास्चर आ गया यानी कि पास्चरल आ गया, और उसके साथ ही साथ अगर मैनेजमेंट ऑफ ट्री करेंगे हम,
एनिमल के साथ, तो हम क्या उसे टर्म देते हैं, हम उसे टर्म देते हैं एग्री सिल्वी पास्चरल। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर यहीं पे फील्ड क्रॉप हटा के फ्रूट क्रॉप रख दिया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिर आंसर चेंज हो जाएगा। फिर वहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा क्या, हॉर्टी सिल्वी पास्चरल सिस्टम। सिर्फ फील्ड क्रॉप हटा के फ्रूट क्रॉप हम ऐड कर दें, बाकी सारा कुछ वैसा ही। 21 की तरफ बढ़ेंगे। पूसा नयन ज्योति इज एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पूसा नयन ज्योति जो है वो किस फसल की एक उन्नत किस्म है। आपको सही जवाब इस क्वेश्चन का देना है। बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा कैरेट। ठीक है, कैरेट की एक ऑरेंज कलर्ड वेराइटी है। ठीक है, ऑरेंज कलर की वेराइटी है पूसा नयन ज्योति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। 22 की तरफ मूव करेंगे। द आइसोलेशन डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर मेज प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड्स ऑफ मेज कंपोजिट वेराइटी इज। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मेज की सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखी जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्टिफाइड सीड की बात हो रही है। ठीक है, तो 200 मीटर यहाँ पे आइसोलेशन डिस्टेंस हो जाएगा। और मैं यहीं अगर क्वेश्चन आपसे चेंज कर दूं और सर्टिफाइड के जगह पे अगर मैं आपसे पूछूं कि फाउंडेशन सीड के लिए अगर मेज का हमें प्रोडक्शन करना हो तो कितना आइसोलेशन डिस्टेंस रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 400 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 23 की तरफ मूव करेंगे। द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर ईयर कॉकल डिजीज़ इन व्हीट इज। यानी कि गेहूं में ईयर कॉकल डिजीज़ के लिए जो डिजीज़ कॉज करता है उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम आपसे सीधा सीधा पूछ लिया गया है। आपके पेपर में भी प्लांट प्रोटेक्शन के जितने भी सब्जेक्ट हैं, एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी, यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। सीधा आपसे कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछ लिया जाएगा। ठीक है, कोई पेस्ट होगा तो सीधा आपसे पेस्ट पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ ईयर कॉकल डिजीज़ की बात हो रही है और पैथोलॉजी के सेशन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एंगुइना ट्रिटिकाई। ठीक है, एंगुइना ट्रिटिकाई जो एक प्रकार का नेमेटोड होता है। और बात करेंगे अगर ईयर कोकल डिजीज़ की, तो इसे गिगला या सेहू रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हेट्रोडेवा एवेनी, इसके बारे में भी आप डिस्कस हो चुका है। ये मोलिया डिजीज़ को क्रिएट करता है। किसे करता है, किसे कॉज करता है, मोलिया डिजीज़ को। ठीक है, और पक्सीनिया एस्टिफॉर्मिस मोस्ट ऑफ द लोग जानते होंगे, येलो रस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए, येलो रस्ट के लिए। ठीक है, और टिलेरिया इंडिका किसके लिए, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान से रखिएगा आप। टिलेटिया इंडिका जो है ये करनाल बंट के लिए, जिसे हम कैंसर ऑफ व्हीट के नाम से भी जानते हैं, करनाल बंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फूड चैन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन श्रृंखलाओं में से सबसे सही फूड चैन की श्रृंखला कौन सी है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बताना है। आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा रखा गया है आपका मूड घुमाने के लिए। तो आपको बताना है कि इसमें से सही श्रृंखला कौन सी है, करेक्ट फूड चैन कौन सी है। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। एलगी जो है वो किसका फूड बनेगा, इंसेक्ट का, और इंसेक्ट किसका बनेगा, फ्रॉग का, और फ्रॉग स्नैक का, एंड आफ्टर दैट पीकॉक का फूड बनेगा इंसेक्ट स्नैक। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 25 की तरफ मूव करेंगे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन काउपी। काउपी में प्रोटीन प्रतिशतता पूछी जा रही है आपसे इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन तमाम एफको एजीटी के पेपर में आते रहते हैं। आईबीपीएस एफओ के भी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी को भी हम यहाँ रख रहे हैं। तो एफओ वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए काउपी के प्रोटीन परसेंटेज की जब बात करते हैं तो 23.4, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23.4। चलिए 26 की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑफ 2020। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे भी स्टार बना के आप नोट कर सकते हैं कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2020 की थीम क्या रखी गई थी इस बार। पहले तो आपको ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया कब जाता है। तो ये 7 जून को, हर वर्ष 7 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। हर वर्ष की थीम अलग अलग होती है। तो 2020 की थीम क्या रखी गई है इस बार, आपको इस क्वेश्चन में सही जवाब बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस था इस बार का थीम, 2020 का थीम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का रखा गया था। एक क्वेश्चन और यहाँ पे बताता चलूँगा आपको, टाइम फॉर नेचर, ये जो है इस बार के वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, ठीक है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के लिए ये जो इस बार की थीम थी, 2020 की जो थीम थी वो क्या थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा, टाइम फॉर नेचर थी। तो दोनों मैंने थीम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी, याद रखिएगा। 27 की तरफ मूव करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ऑक्सीजन्स। ऑक्सीजन्स के रिस्पेक्ट में रिगार्डिंग
कौन सा स्टेटमेंट, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। बिल्कुल, देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं। दे हेल्प्स इन सेल एलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, ऑक्सिन के फेवर में है। दे प्रमोट्स लीफ एब्सिसन, ये भी है फेवर में। आईबीए इंड्यूसेस रूटिंग इन कटिंग्स ऑफ प्लांट, बिल्कुल सही है, ये भी फेवर में है ऑक्सिन्स के। बट अगर बात करें ऑप्शन डी की, तो यहाँ दिखा हुआ है IAA रिटार्ड्स द फॉलिएज ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जो कि बिल्कुल गलत लिखा है, ठीक है। IAA जो है वो ऑक्सिन है और ऑक्सिन ग्रोथ प्रमोटर के रूप में काम करता है, ना कि ग्रोथ रिटार्डेंट के रूप में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। 28 की तरफ मूव करेंगे। पिथिनेस इज द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स, ठीक है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पिथिनेस आपके सामने रखा गया है और पूछा गया है कि इन चारों में से, इन चारों क्रॉप्स में से, इन वेजिटेबल में से कौन सी वेजिटेबल में पिथिनेस जो है एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के रूप में देखा जाता है, ठीक है। पिथिनेस को एक और नाम से जानते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसे स्पंजीनेस भी कहते हैं, ठीक है। स्पंजीनेस से भी को रख के क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है आपके एग्जाम में। तो स्पंजीनेस कह लीजिए या पिथिनेस कह लीजिए, ये दोनों आपको रेडिस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे 29 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रैंक्ड फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कट फ्लावर्स इन इंडिया, ठीक है। कट फ्लावर्स के प्रोडक्शन में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। कट फ्लावर्स की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी मिस्टेक और आंसर आपका गलत, ठीक है। कट फ्लावर के प्रोडक्शन की बात हो रही है और इसमें भारत का पहला राज्य 2020 तक का डेटा मैं आपको दूंगा। तो इसमें जो पहला स्थान है वो किसका है, कर्नाटका का। तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, किसका है, कर्नाटका का। 30 क्वेश्चन की बात करेंगे। द मोस्ट सुटेबल वेजिटेबल टू बी ग्रोन इन सैलाइन सॉइल इज, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से आपके सामने कुछ क्रॉप्स रखी गई हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि सैलाइन सॉइल के लिए मोस्ट सुटेबल, फिर से एक क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए, आपको उलझाने के लिए, मोस्ट सुटेबल वेजिटेबल की बात हो रही है। और सैलाइन सॉइल की अगर बात जब करते हैं तो बीट्स, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बीट का इस्तेमाल यहाँ पे मोस्ट सुटेबल वेजिटेबल के रूप में हम कर सकते हैं सलाइन सॉइल के लिए। 31 की तरफ मूव करेंगे। प्रेजेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फर्टिलाइजर इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड इज बीइंग इम्पोर्टेड, यानी कि प्रोड्यूस तो नहीं होता है इंडिया में बट इम्पोर्ट जरूर हो रहा है। हाल की क्वेश्चन है, आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा केमिकल फर्टिलाइजर जिसे हम इंडिया में बना तो नहीं रहे हैं बट बाहर से मंगा के यूज़ कर रहे हैं, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। K2SO4 यहाँ पे बिल्कुल इसका सही आंसर है। ये इंडिया में प्रोड्यूस तो नहीं हो रही है बट बाहर से हम इसे इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि अपने यूज़ कर सकें एज अ फर्टिलाइज़र। एक बार फिर से सभी लोग अपनी दमदारी के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए सेशन को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंजॉय कर सकें। चलिए 32 की तरफ बढ़ेंगे। प्रोडक्टिविटी ऑफ बनाना ईल्ड पर हेक्टेयर इज़ हाईएस्ट इन, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बनाना की प्रोडक्टिविटी ईल्ड पर हेक्टेयर में किस राज्य में सबसे ज़्यादा यानी कि हाईएस्ट है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रखा गया है। ये सारे क्वेश्चन चाहे वो डेटा से रिलेटेड हो, चाहे किसी स्कीम से रिलेटेड हो, ये सारे क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, बनाना की प्रोडक्टिविटी अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिल रही है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, एरिया की बात नहीं हो रही है, प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, वो भी ईल्ड पर हेक्टेयर में। 33 की तरफ मूव करेंगे। इफ़ द टोटल एसेट इज़ 35,000, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टोटल एसेट कितने हैं, 35,000 है एंड देयर लायबिलिटी इज गिवन आउट 5,500, देन व्हाट शुड बी द नेट कैपिटा रेशियो। आपसे नेट कैपिटा रेशियो पूछा गया है, आपके सामने टोटल एसेट्स दे दिए गए हैं और आपसे सामने टोटल लायबिलिटीज़ भी दे दी गई हैं। तो अगर नेट कैपिटा रेशियो की बात करते हैं तो नेट कैपिटा रेशियो निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, टोटल एसेट है ना, टोटल एसेट अपॉन टोटल लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पे टोटल एसेट कितना दिया गया है 35,000, तो उसके जगह पे हम प्लेस कर देंगे और टोटल लाइबिलिटी कितनी दी गई है 5,500। तो जब पुट करके हम आंसर निकालेंगे इसका तो समथिंग 6.36 है ना, 6.36। तो यहाँ ऑप्शन हमारा ए जो है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, नेट कैपिटा रेशियो। चलिए 34 की तरफ मूव करेंगे। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, क्रीडा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जिसे हम क्रीडा कहते हैं, पूछा जा रहा है कि यह कहाँ स्थित है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। बिल्कुल, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में ये इस्टेब्लिश है। अगर इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करेंगे तो 1985, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए 35 की तरफ मूव करेंगे। इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। करंट अफेयर से निकाल के दिया गया आपको सामने क्वेश्चन है कि भारत की अगर पहली ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क की बात करें तो ये भारत के किस राज्य में स्थित किया जा रहा है। आपको इस क्वेश्चन में बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर। भारत का पहला ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क कहाँ स्थित है। बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, यहाँ पे गुजरात में 2 ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड का गठन किया गया है, निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पे क्यूमिन सीड्स, ध्यान रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और फेनल सीड्स। ठीक है, फेनल सीड्स और क्यूमिन सीड्स दोनों के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे इसको प्रमोट किया जाएगा। चलिए 36 की तरफ बढ़ेंगे। विच क्रॉप सिंथेसाइज मैलिक एसिड एज दियर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सी फसल, कौन सी क्रॉप जो है वो मैलिक एसिड प्रोड्यूस करती है अपने फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट के रूप में। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन घुमा के रखा गया है आपके सामने, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बिल्कुल सही आंसर देंगे। पहले तो कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट मैलिक एसिड आया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि बहुत से लोगों ने पढ़ रखा होगा, क्या पढ़ रखा होगा, एक पढ़ रखा होगा PGA, जिसे हम फास्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं, तो वो भी एक फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, बट कहाँ होता है ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है C3 प्लांट्स में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, C3 प्लांट्स में PGA जो है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, और इसी तरह से C4 प्लांट्स में जो है ऑक्जेलिक एसिड होता है। क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। बट अगर बात करें मैलिक एसिड की तो जितने भी कैम प्लांट्स होते हैं, ठीक है, कैम प्लांट्स में स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट वो क्या होता है, मैलिक एसिड। तो यहाँ पे पाइन एप्पल जो है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पाइन एप्पल जो है यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट मैलिक एसिड का निर्माण होता है। 37 की बात करेंगे। रिसेंटली विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ गॉट GI टैग फॉर तेजपुर लीची। ठीक है, तेजपुर लीची के लिए भारत के इनमें से कौन सा राज्य जो है उसे GI टैग प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही आंसर देना है इस क्वेश्चन का आपको जी। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, असम। ठीक है, असम को तेजपुर लीची के लिए अभी हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। 38 की तरफ बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ब्रीड्स ऑफ सीप इज द टॉलेस्ट ब्रीड एंड वाइडली यूज्ड फॉर मीट पर्पस। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने 2 कंडीशन रखे गए हैं। पहला तो टॉलेस्ट ब्रीड आपसे पूछा गया है, और दूसरा क्या पूछा गया है कि वो मीट पर्पस के लिए यूज़ होता है वाइडली। तो आपको दोनों चीज़ों को ध्यान में रखनी है, जो सबसे सूटेबल ऑप्शन बनता है वो आपको यहाँ पे आंसर करना है अपना। बिल्कुल, तो अगर टालेस्ट ब्रीड की जब बात करते हैं सीप की, तो कौन सी सीप होती है, वो होती है नल्लौर। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ ये मीट पर्पस के लिए तो यूज़ होती ही है। चलिए 39 की तरफ मूव करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ रैंक्ड फर्स्ट इन द फिश प्रोडक्शन, यानी कि मछली उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य जो है वो पहले स्थान पर है। मैं फिर से आपको 2020 तक का डेटा इस क्वेश्चन के लिए देने वाला हूं, तो उसके पहले आप इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। उम्मीद है जितने लोग करंट अफेयर की डेली क्लास लेते रहे हैं 9 बजे की एग्री मंत्रा के साथ, वो लोग ऐसे क्वेश्चन का जवाब बहुत सही ढंग से देंगे। बिल्कुल, अगर फिश प्रोडक्शन की बात करेंगे तो तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु, जो कि अभी तक के पिछले सालों की अगर बात करें तो गुजरात का नंबर 1 पे आता था स्थान, बट इस साल 2020 मई 2020 का मैं डेटा आपको बता रहा हूँ कि तमिलनाडु जो है इस बार पहले रैंक पे आ चुका है फिश प्रोडक्शन के मामले में। ठीक है, और अगर डेटा की बात करें तो ये सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2020 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये आपके सामने डेटा रखा गया है। चलिए 40 की तरफ बढ़ेंगे। द फेमस चिपको मूवमेंट वाज ओरिजिनेटेड इन विच ईयर। यहाँ पे आपसे चिपको मूवमेंट या फिर चिपको आंदोलन के ओरिजिनेटिंग ईयर के बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चिपको मूवमेंट की शुरुआत किस साल किस सन में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत से लोगों को इसका आंसर सही जवाब पता होगा। बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1973 में
शुरुआत हुई थी चमोली ज़िले से, ठीक है। तब उस टाइम पे ये यूपी का एक ज़िला हुआ करता था, बट इस समय पे ये उत्तराखंड का भाग हो चुका है। ध्यान रखना है आपको, उस टाइम पे यूपी का भाग था, यूपी का ज़िला था, और इस टाइम पे उत्तराखंड का पार्ट हो चुका है 1973 में। 41 की तरफ मूव करेंगे। अंडर इरीगेटेड कंडीशन विच पीरियड इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट ऑप्टिमम टाइम फॉर सोइंग द मीडियम एंड लॉन्ग ड्यूरेशन वीट वेराइटीज़ इन इंडिया। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मीडियम और लॉन्ग ड्यूरेशन की वेराइटीज़ जो हैं वीट की, इरीगेटेड कंडीशन में, वो भी, ठीक है। पहली बात तो, पहली कंडीशन आपको ये ध्यान रखना है कि मीडियम और लॉन्ग ड्यूरेशन की वेराइटीज़ हैं, और दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है, इरीगेटेड कंडीशन है। तो ऐसे में हम वीट की सोइंग कब करते हैं, ऑप्टिमम टाइमिंग क्या रखते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट फोर्थ नाइट ऑफ नवंबर। देखिए क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, किसी भी तरह का कोई दम नहीं है देखा जाए तो, बट जिस हिसाब से क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, जिस लैंग्वेज के साथ रखा गया है, थोड़ा सा पहली नज़र में ये क्वेश्चन आपको टफ लगेगा, टेढ़ा लगेगा, बट है क्वेश्चन बहुत ही आसान। 42 की तरफ मूव करेंगे। मैक्सिमम एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रेट टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। मैक्सिमम एसिमिलेशन, नाइट्रेट की मैक्सिमम एसिमिलेशन की बात करते हैं तो प्लांट के किस पार्ट में सबसे ज़्यादा होती है, तो रूट जोन में, ठीक है। नाइट्रेट की एसिमिलेशन सबसे ज़्यादा रूट जोन में होती है, तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 43 की तरफ पढ़ेंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 43 बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात हो रही है, किस भारत के किस राज्य में ये लॉन्च किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, इसको आपको राइट आंसर बताना है। तो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़, अभी रिसेंट की ही बात है, 21 मई 2020, है ना। 21 मई 2020 को छत्तीसगढ़ के जो ऑनरेबल सीएम हैं, यानी कि श्री भूपेश बघेल जी, उनके द्वारा ये जो योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए। चलिए 44 की तरफ मूव करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सोरगम इज हाई यील्डिंग एंड टॉलरेंट टू सूट फ्लाई। देखिए फिर से आपके सामने दो कंडीशन रखे गए हैं। पहला तो सोरगम की हाई यील्डिंग वैरायटी है, और दूसरा टॉलरेंट है किसके, सूट फ्लाई के। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए जो सबसे सूटेबल वैरायटी है, जो सबसे सूटेबल ऑप्शन है, वो आपको यहाँ पे सही करना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो अगर हाई यील्डिंग वैरायटी है, उसके साथ ही साथ अगर सूट फ्लाई से टॉलरेंसी की बात करें, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, SPV 1150, ठीक है। SPV 1150 या 1155, आप सॉरी 1155 या फिर 1155, आप जो कह लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 45 की तरफ बढ़ेंगे। इन पोटैटो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस और हार्वेस्ट इंडेक्स, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। पूछा जा रहा है कि पोटैटो की हार्वेस्ट इंडेक्स या फिर कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस कितनी होती है। तो जिन साथियों को नहीं पता है वो साथी जान लें कि हार्वेस्ट इंडेक्स कहते किसे हैं, क्योंकि HI पता होगा तभी तो उसका आंसर आप दे पाओगे। तो HI का जो मान होता है, जो मतलब होता है, वो क्या होता है, जो हमारा इकोनॉमिकल यील्ड होता है, ठीक है। इकोनॉमिकल यील्ड और साथ ही साथ बायोलॉजिकल यील्ड, दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। इन दोनों का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हार्वेस्ट इंडेक्स या फिर कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस के नाम से जानते हैं यहाँ पे। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं जाती, ठीक है। 0.0 टू 1.0 के बीच में ही इसकी वैल्यू रहती है। और पोटैटो की यहाँ पे हार्वेस्ट इंडेक्स पूछी गई है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 0.82, जो कि हाईएस्ट होती है। और लोवेस्ट की बात करेंगे तो लोवेस्ट होती है अरहर में। चलिए 46 की तरफ बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर खरीफ मेज। इनमें से कौन सा स्टेट जो है वो खरीफ मेज के प्रोडक्शन में लार्जेस्ट एरिया कंज्यूम करता है? इस क्वेश्चन में आपको सही जवाब देना है इस क्वेश्चन का। बिल्कुल, बहुत सारे लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन चल रही है, और मेरा ये दावा है कि इस बार आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता आपको। अगर आपकी प्रिपरेशन और आपकी हार्ड वर्क बिल्कुल ऑनेस्ट हो के आपने किया है, तो बिल्कुल आपके और आपके एक सीट के बीच में, आपके सिलेक्शन के बीच में कोई बाधा नहीं बन सकती। तो अगर लार्जेस्ट एरिया अंडर खरीफ मेज की बात करें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो है लार्जेस्ट एरिया है खरीफ मेज के प्रोडक्शन में। चलिए 47 की बात करेंगे। द सूट एंड फ्रूट बोरर्स, जैसेट्स, स्पाइडर माइट्स एंड लीफ रोलर्स आर द मेजर पेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल क्रॉप। यहाँ पे आपके सामने सारे पेस्ट के नाम दिए हुए हैं, शूट एंड फ्रूट बोरर, जैसेट्स, स्पाइडर माइट्स एंड लीफ रोलर।
तो ये जो चारों जो आपके सामने पेस्ट रखे गए हैं, ये किस वेजिटेबल क्रॉप के मेजर पेस्ट हैं, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल सोच समझ के आंसर दीजिएगा, हर एक पेस्ट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से जो सारे पेस्ट दिए गए हैं वो इन चारों क्रॉप्स में से रिलेटेड हों, बट आपको चारों पेस्ट का जो सबसे ज़्यादा खतरा होता है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारे लोग समझ गए और बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओकरा। ठीक है, टमाटो इसलिए नहीं होगा क्योंकि पेस्ट आपके सामने कौन कौन से रखे गए, पेस्ट को आप फिर से ध्यान से देखिएगा, सूट एंड ब्रूट बोरर, जैसेट, स्पाइडर माइट्स एंड लीफ रोलर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो ओकरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 48 की तरफ बढ़ेंगे। इन विच टाइप ऑफ टिलेज द स्टबल्स ऑफ प्रीवियस क्रॉप आर अपरूटेड एंड ब्रॉट टू द सर्फेस एंड स्प्रेड ड्यूरिंग द टिलेज। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पुरानी पड़ी फसल की जो स्टबल्स होती हैं उनको अपरूट कर दिया जाता है, उसके बाद सरफेस पे हम ब्रॉट टू द सरफेस एंड स्प्रेड कर देते हैं ड्यूरिंग द टिलेज। तो इस प्रकार की टिलेज को, इस प्रकार की कर्षण क्रिया को हम क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन को आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बिल्कुल, यहाँ ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम स्टबल मल्च टिलेज के नाम से जानते हैं। इसमें वही प्रीवियस पड़ी क्रॉप को हम क्या करते हैं, अपरूट करके फिर से जब हम टिलेज करने जाते हैं उस टाइम पे हम उसे स्प्रेड आउट कर देते हैं, उसके बाद हम टिलेज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ मूव करेंगे। अ फील्ड ऑफ वर्क इन विच पीपल एम टू इम्प्रूव द एक्सेस ऑफ रूरल कम्युनिटीज टू एफिशिएंट सस्टेनेबल फाइनेंशियल सर्विसेज इज नोन एज। क्वेश्चन में आपके सामने पूछा जा रहा है कि अ फील्ड ऑफ वर्क इन विच पीपल एम टू इम्प्रूव द एसेस ऑफ रूरल कम्युनिटीज़। यहाँ पे रूरल कम्युनिटीज़ की एसेस को इम्प्रूव करने के लिए और साथ ही साथ सस्टेनेबल फाइनेंशियल सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार का टर्म हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, या फिर इसे किस टर्म से जानते हैं, इस क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर देना है। थोड़ा सा सावधान होकर इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। उम्मीद है सभी लोग सही से जवाब देंगे, हो सकता है किसी किसी का गलत हो जाए क्योंकि बहुत बारीक सा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। तो रूरल कम्युनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। रूरल फाइनेंस में हम बात करते हैं रूरल कम्युनिटीज़ की एफिशिएंसी को देखते हैं, उसके साथ ही साथ सस्टेनेबल फाइनेंशियल सर्विसेज को भी प्रोवाइड कराते हैं। 50 की तरफ बढ़ेंगे। To assist cooperatives in creation of healthcare infrastructure, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare launched आयुष्मान सहकार स्कीम ऑन। ठीक है, कोऑपरेटिव इन क्रिएशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की है। और कब की है आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। उम्मीद है बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 19 अक्टूबर 2020। 19 अक्टूबर 2020 को आयुष्मान सहकार स्कीम लॉन्च की गई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ साथ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ, यानी कि जिसे हम एनसीडी से कहते हैं, ये दोनों मिलकर आपस में इस स्कीम का देखभाल करेंगे। चलिए, तो ये आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 आपके सामने रखे गए थे। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। जाने से पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो है वो फीडबैक जो है अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एक नोटिस और है कल के लिए, क्योंकि एनएससी का पेपर और एफको का पेपर दोनों एक साथ पड़ जाने की वजह से प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो मेरी कोशिश आपसे ये पूछने की है कि कल के लिए, ठीक है, कल के लिए यानी कि कल 10 बजे हम किसका सेशन लेके आएँ, ये आपको कमेंट करके बताना है लास्ट में। ठीक है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चैट बॉक्स में मत बताइएगा। ठीक है, चैट बॉक्स में मत बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कल किसके लिए हम सेशन यहाँ पे डिस्कस करें, एनएससी का करना चाहिए हमें या फिर एफको का करना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और जाते जाते सेशन को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।